Hello everyone, this is Harshita Garg with another interview on UAC News. So today I want to introduce our special guest, Mr. Harshit Mandloi sir and Ms. Ritika Yadav ma'am. First of all, I'd like you to welcome you both on this interview. They both are a BTech senior as well as they both are our MTech seniors, and they both are pursuing MTech from chemical engineering with specialization of environmental management. So thank you so much for giving your such a precious time to us. Congratulations to both of you for being placed in Duraflex Private Limited. तो सबसे पहले मैं आप दोनों से आपकी जर्नी का पूछना चाहूँगी. हाउ वाज योर एमटेक जर्नी? मैम प्लीज. सिंस मेरी जो इंजीनियरिंग थी वो 2019 में कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद एज यूजुअल हर कोई सोचता है कि स्पेशली लड़कियां तो यही सोचती हैं कि आईटी में स्विच कर लेते हैं. तो आई ऑल्सो थॉट कि क्यों नहीं आईटी में स्विच करूं मैं. तो आई वॉज लाइक कि मैं आईटी में जॉब करूंगी, बट सिंस मेरी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है जॉब को लेके, सो दे वर लाइक कि अभी तुम्हें जॉब क्यों करना एंड ऑल दैट. तो वो सब टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम में कि वेदर आई शुड डू एंड ऑल नॉट डू. और ये सब करते करते कोविड का फिर टाइम आ गया एंड लॉकडाउन वगैरह हो गया था. तो उस टाइम पे वैसे भी बाहर जाके कुछ करना पॉसिबल नहीं था. तो उस टाइम ये सोचा, मेरी फैमिली ने भी मुझे बोला और मैंने भी सोचा कि व्हाई नॉट एमटेक ज्वाइन कर लूँ अपने कॉलेज में. सो उसी वजह से फिर मैंने यहाँ पर एमटेक में एडमिशन लिया 2020 में, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी. एंड या like that was my and that is how my MTech journey started. ओके सो मेरा जो बी कंप्लीट हुआ था वो 2020 में कंप्लीट हुआ था. और जब बी मेरा जो लास्ट सेम था उसी टाइम पे कोरोना आ गया था. तो उस टाइम पे सारी जो कंपनीज थी वो शट डाउन हो चुकी थी. मेरी बी जो एग्ज़ाम थी लेट सेम की वो भी ऑनलाइन हुई. तो उसके बाद जी, और साथ ही में मेरा 2020 में जो गेट का एग्ज़ाम था वो भी क्लियर नहीं हुआ था, क्वालिफाइड नहीं हुआ था. इसके बाद जैसे कि मेरा बी कंप्लीट हुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी कंपनी शट डाउन थी, कहीं भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. और साथ ही आईआईटी एनआईटी का जो सपना था वो भी थोड़ा सा खत्म होता सा नजर आ रहा था. तो फिर मैंने एमटेक के लिए फिर अपने कॉलेज में जब मैं मार्कशीट के लिए लेने आया तो मुझे पता चला कि एमटेक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और हो चुका है और एक क्लास लग चुकी है और मैं कुछ सीट खाली है जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ. सो दैट टाइम मैंने फिर एडमिशन लिया और अपनी एमटेक की जर्नी जो है स्टार्ट करी. थैंक यू. तो आप लोग को क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एमटेक में आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? आई थिंक एमटेक के प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो देखा जाए अभी जॉब इंटरव्यूज भी जो मैंने दिए हैं और मुझे पता चला है, तो एमटेक के प्रोजेक्ट के बेसिस पर मतलब आपका एमटेक के प्रोजेक्ट के बारे में वो काफ़ी पूछा जाता है. दे वांट टू नो कि आपका कितना नॉलेज है, आपने कितना रिसर्च वर्क किया है एमटेक के प्रोजेक्ट पे आपके, एंड प्लस इससे आपका टेक्निकल नॉलेज भी इम्प्रूव होता है. सो या ऑफकोर्स एमटेक के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक अभी मेरे को एमटेक के प्रोजेक्ट के लिए मेरे जो मेंटर है वो ठाकुर सर हैं. सो और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पर है. आई एम वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. सो या ऑफकोर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा. एंड आई थिंक सभी को एमटेक के प्रोजेक्ट बहुत ही सीरियसली लेने चाहिए. ओके सो मैंने जब एमटेक में एडमिशन लिया तो पहला मेरा यही था कि अगर मैं एमटेक यहाँ से उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से करता हूँ तो मेरा क्या फ्यूचर रहेगा. फर्स्टली क्योंकि जैसे मैंने बी भी यहीं से की थी, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन में खड़ा था कि मैं अब आगे क्या करूँ. मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बी कर लिए, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ना मेरे पास गेट का स्कोर कार्ड है, तो मुझे क्या करना चाहिए. उसी हिसाब से मैंने एमटेक में एडमिशन लिया. जब मैंने सर से बात करी, सौरभ सर की क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे ये गाइड किया कि इसमें जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, आपके प्रोजेक्ट के बेस पे आप आगे जाकर आईआईटी में पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी कुछ कर सकते हैं. और मतलब जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सारी प्रोजेक्ट के थ्रू आ सकती है. तो हाँ, ये कह सकते हैं कि एमटेक जो है पूरा प्रोजेक्ट बेस ही है. आपका जो प्रोजेक्ट होता है, आपकी जो रिसर्च होती है, आपकी जो थीसिस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फिर मैंने अपने उसी टाइम पे जस्ट जब एडमिनटेक में एडमिशन लेना था तो मैंने इसी बारे में सोचा कि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो क्या टॉपिक लेना चाहिए. तो उसी टाइम पे मैंने लुब्रिकेशन का सोचा, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी आता था और मेरा उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था. ऑयल में बी के टाइम से ही था, बट उस टाइम पे मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज थी या कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, या इतनी थोड़ी सी समझदारी नहीं थी. और मुझे लगा कि हाँ, एमटेक में वो चीज़ की जा सकती है. और फिर मेरे भी मेंटर ठाकुर सर ही थे, ठाकुर सर ही मुझे भी अलॉट हुए थे. तो मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कि सर मुझे ऐसा प्रोजेक्ट है
और लुब्रिकेशन में ऐसे वर्क है और ये इक्विपमेंट्स रहेंगे। लकीली सारे जो इक्विपमेंट्स मुझे लगने वाले थे लाइक सेंट्रीफ्यूज और दूसरी भी जो चीज़ें थी वो सब कॉलेज में अवेलेबल थी एंड वर्किंग कंडीशंस में थी। सो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है और इसलिए मैंने फिर एमटेक में एडमिशन लिया और प्रोजेक्ट पे इसमें मैंने अपना फोकस किया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितना कोर काम करता है उतना ही हमको सीएस भी हम इन्वॉल्व रहते हैं उतना ही। जैसे मैम का सिमुलेशन रहा तो जी। सॉफ्टवेयर से भी हम उतना ही कनेक्टेड हैं। या ऑफ कोर्स आई विल से कि मतलब लोग बाग हैं जो अपन लोग, मतलब मैं खुद बी के बाद ये सोचती थी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना है तो यू हैव टू स्विच, आपको स्विच करना पड़ेगा, आपको आईटी फील्ड में जाना पड़ेगा। बट जब मैंने एमटेक में आई, मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करा, मैंने जब एक्सप्लोर करा तो आई गॉट टू नो कि अपन ने जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं है। इफ यू गो ऑन लाइक मैटलैब है आपका सॉफ्टवेयर, आप कंसोल सॉफ्टवेयर है, आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कर रहे हैं, आप प्लांट डिजाइनिंग कर रहे हो उसके लिए आप अपना पूरा मॉडलिंग का यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीके का फ्यूचर स्कोप है अभी देखा जाए तो अपनी केमिकल इंजीनियरिंग में। सो या ऑफ कोर्स अपन कह सकते हैं कि अपन लोग भी सॉफ्टवेयर एंड ऑल इंक्लूड कर सकते हैं और अपने को इस चीज के लिए स्विच करने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी फील्ड में ही आगे वर्क कर सकते हैं। सही बात है। तो मैम जब एग्ज़ाम पैटर्न्स हुए आपके, जो एमटेक के एग्ज़ाम्स होते हैं और जितना भी पैटर्न है वो किस हिसाब से रहता है? बीटेक से सिमिलर रहता है या कुछ चेंजेस रहते हैं उसमें? मैं यही कहूंगी कि जो फर्स्ट ईयर है वो तो सिमिलर टू बीटेक रहता है। आपको जो रहेगा आपकी वही सेम है कि 2 सेमेस्टर्स हैं, आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, मिड सेम्स हो रहे हैं, आपके रेगुलर एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके सेम रहता है। और जो आपका यहाँ पर सेंस अपनी जैसे स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में है तो जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं दे आर मिक्स फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड एनवायरमेंट बेस्ड ऑल्सो। लाइक हमारे इसमें थे एडवांस केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, एडवांस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, तो ये आपके केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए हैं। एंड सिमिलरली आपके एनवायरमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी थे लाइक एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी था, अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स है। तो ये सब लेकर तो यू हैव टू स्टडी मिक्स बोथ, दोनों चीजों का पढ़ना रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर अपने कॉलेज में जो एमटेक का है, जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है, उसमें हमारे पास 2 फील्ड है। मतलब एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो हमारे पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ने को मिलती है, साथ साथ अपना थोड़ा सा एनवायरमेंटल टच भी हो जाता है, जो एक अलग फील्ड अपने को खुल के देता है कि आपका एनवायरमेंटल में अगर एमटेक है तो वो आगे भी आपका फ्यूचर बना सकता है। यहाँ पे आपके 2 फ्यूचर एक साथ बन सकते हैं। केमिकल में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंटल में बना सकते हैं। जैसे 3rd सेम और 4th सेम जो रहता है एमटेक का, बेसिकली 3rd सेम में 2 ही सब्जेक्ट थे, ज़्यादा लोड नहीं रहता है। एक सब्जेक्ट एनवायरमेंटल का था और एक सब्जेक्ट हमारा केमिकल का था। केमिकल में इक्विपमेंट डिजाइन का था और एनवायरमेंटल्स में जो था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था। तो उसमें ज़्यादा, साथ ही साथ में हमको जो प्रोजेक्ट था, प्रेजेंटेशंस होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस और वाइवा और ये सब चीज़ें 3rd सेमेस्टर में थी। और अभी जो 4th सेम चल रहा है इसमें हमें मतलब केवल प्रोजेक्ट है आपका और आपके गाइड का केवल कन्वर्जेशन रहता है बीच में और किसी और का रोल नहीं रहता है। तो एमटेक की जो जर्नी रहती है इसमें फर्स्ट ईयर तो नॉर्मली जैसा बी का होता है वैसा ही रहता है और जो सेकेंड ईयर होता है वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाता है, सारी चीजें प्रोजेक्ट के अनुसार चलती हैं। तो इसमें जैसे आपने बोला कि आपके गाइड रहे हैं जो ठाकुर सर रहे हैं, जैसे देखा जाए जी। तो आपको कॉलेज से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी बेनिफिशियल चीज़ें मिली हैं? कॉलेज का कितना सपोर्ट मिला है आपको इस दौरान? लाइक आई वुड से कि लाइक मेरा जो अभी एकदम से स्विच हुआ है कि मैं सॉफ्टवेयर बेस कर रही हूँ अगर कोई प्रोजेक्ट या मैं मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे फोकस कर रही हूँ, तो दैट वाज ऑल ड्यू टू क्योंकि मुझे सर ने गाइड करा है उसके लिए। और अब अपन देखा जाए तो अपने कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, अब अपनी लैब्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं अपने कॉलेज में अपने को। सो या अब ये देखा अब अपन कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ अपना और भी ज़्यादा फैकल्टीज़ का अपने लिए सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है और अपन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो या इट्स वेरी हेल्पफुल फ्रॉम देयर साइड। और मेरे हिसाब से जब मैं कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन लिया तो मैंने जैसा पहले बताया कि मेरे को जो इक्विपमेंट्स, जो कि मेरा पूरा इक्विपमेंट बेस्ड था मेरा प्रोजेक्ट, मुझे सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत थी लाइक सेंट्रीफ्यूज और ये सब चीज़ें। तो हाँ, मतलब मुझे कॉलेज से इसमें इस टाइम ज़्यादा सपोर्ट मिला। जैसे सौरभ सर का मुझे एज ए को गाइड सपोर्ट मिला, जिनमें उन्होंने मेरे को सेंट्रीफ्यूज कैसे चलाते हैं, सारे इक्विपमेंट्स कैसे रन किए जाते हैं, मैग्नेटिक स्टीरर हो गया, सेंट्रीफ्यूज हो गया,
उसके साथ साथ विस्कोसिटी मीटर हो गया और ये सब जो चीज़ें मुझे इसमें इंक्लूड हो रही थी। उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे और बाकी के जो इक्विपमेंट्स थे वो कैसे रन करना है, कैसे साफ करना है, कैसे क्लीन करना है और कैसे लैब को मैन्युअली मतलब स्टार्ट चलाना है और एंड खत्म करना है उसको। मेनली वो जो सारी चीज प्रोसेस थी वो मुझे मतलब सरोज सर के गाइडेंस में काफी अच्छे से समझ में आई और साथ ही साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, लाइक मेरे को जैसे प्रोजेक्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये रिसर्च पेपर पढ़ा, इसमें ये चीजें कैसे की जा सकती है, क्या किया जा सकता है। तो ठाकुर सर ने काफी हेल्प करी कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। अपने कॉलेज के हिसाब से भी अपन ने ये चीजें मैनेज कर ली थी कि कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हो रही थी, जैसे वैक्यूम डिस्टिलेशन मुझे यूनिट की जरूरत थी, वो कॉलेज में अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो ठाकुर सर से मैंने जैसे बात किया तो उन्होंने भी वो मुझे अवेलेबल करवा के दी, पंडित सर से बात करवाई और उन्होंने भी उस चीज को फिर ऑर्डर करवाया और मेरे लिए अवेलेबल करवाया। तो कॉलेज से तो फिलहाल अभी सपोर्ट काफी ज्यादा रहा है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट में आप जितना आप खुद से अपना इन्वॉल्वेशन दोगे, आप जितना खुद को इन्वॉल्व करोगे, आप तो उतना सर भी आपको इन्वॉल्व देंगे। जितना आप अपना प्रतिशत प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज को दोगे उतना, अगर आप जैसे रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर सर के टच में हो, सारी चीजें रेगुलरली आप अपने आप से अपडेट कर रहे हो, तो सर को भी अपने हिसाब से सारी जो कॉलेज की जितने फैकल्टीज है उनको भी उनकी फिर हिसाब से अपडेट करनी पड़ती है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ की बॉन्डिंग है। मतलब अगर आप जितना आपका इनपुट दोगे उतना ही आप कॉलेज मिलेगा और दोनों के हिसाब से आपको आपका आउटपुट मिलेगा, तो काफी अच्छा होगा। तो आपको कैसे जैसे कि जब आपने बीटेक किया था तो बीटेक के टाइम पे जो प्लेसमेंट क्राइटेरियाज थे और जब आपने एमटेक में अभी जब प्लेसमेंट हुए तो उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा? उस टाइम के क्राइटेरिया और अभी वाले सिनेरियो में क्या डिफरेंस था? लाइक मैं तो जैसे 2019 पास आउट हूँ, तो लाइक जब हमारे जब प्लेसमेंट्स चल रहे थे फाइनल ईयर के टाइम पे, तो मोस्टली मतलब था कि आईटी कंपनीज ज़्यादा आती थी और सीएस वगैरह का प्लेसमेंट था। कोर कंपनीज जो केमिकल की रहती थी वो बहुत लिमिटेड आती थी हमारे टाइम पे। लाइक जेके आई थी एंड आई रिमेम्बर लुपिन भी आई थी, बट लुपिन में जो था गर्ल्स को अलाउड नहीं था, बॉयज ओनली वर अलाउड। सो था, बट ये था कि उस टाइम पे काफ़ी लिमिटेड थे, अपने कोर कंपनीज काफ़ी लिमिटेड थी। एंड नाउ आई एम सीइंग कि कोर कंपनीज भी काफ़ी आ रही है और सिर्फ अपन आईटी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो या मेरा बी कंप्लीट 2020 में हुआ था, तो उस टाइम पे बस जब 7 सेमेस्टर था, जब जेके सीमेंट और कुछ थोड़ी बहुत कंपनियां जो आई थी जो केवल टॉपर्स को लेकर जाती थी, बी और एल, जेके सीमेंट। और उसके बाद जब कंपनीज का आने का था तब कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया। तो मेरा वो जो था उस टाइम पे बी के टाइम पे प्लेसमेंट लेने का या और कोई सी अपॉर्चुनिटी गेन करने का केमिकल कोर में, वो खत्म हो चुका था उस टाइम पे। और मुझे मेरा आगे करियर भी अपना केमिकल में ही बनाना था, केमिकल के स्टडी करना था, मुझे स्विच नहीं करता था आईटी वाईटी में। मतलब मैंने 4 साल बी में किया है, कंप्लीट केमिकल दिया है, तो मैं चाहता था कि ये करूँ। जैसे साथ मैं गेट क्वालिफाइड नहीं था, तो मुझे एक वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मैंने गेट मतलब केमिकल इंजीनियरिंग करी और मैंने गेट क्वालिफाइड नहीं किया, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर था। तो मैंने सोचा कि एमटेक करते के साथ साथ मैं गेट को भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2021 में मैं गेट की प्रिपरेशन छोड़ चुका था, मैंने छोड़ दिया था कि मैं नहीं कर रहा हूँ। बट जब मैंने एमटेक में एडमिशन लिया, एक साल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे निकाला, फिर मैं सोचा कि हाँ मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम है, गेट की प्रिपरेशन भी की जा सकती है। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको करियर बनाना है कोर केमिकल में, तो आपको कहने के गेट एक बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। आपको गेट तो क्वालिफाइड होना जरूरी रहता है। सो मैंने फिर गेट की क्वालिफिकेशन मतलब गेट की वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी दिसंबर और जनवरी में, केवल 2 महीने थे मेरे पास। फिर मैंने मेरे गाइड से भी उस टाइम पे बात की थी कि सर मेरे को 1-1.5 महीने का ब्रेक चाहिए, मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो सर ने भी मेरे को अलाउ कर दिया था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रोजेक्ट को अपन छोड़ सकते हैं यहाँ पर, मतलब रोक सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने फिर उस टाइम पे फिर फर्स्ट पूरा जो जनवरी का महीना था उसमें पूरी गेट की अच्छे से प्रिपरेशन, वापस से सारे सब्जेक्ट जितने भी केमिकल के थे सब रिवाइज किए थे, सब कंटिन्यू किया था। और फिर गेट का एग्जाम मैंने फरवरी में दिया था। और उसके बाद ही जस्ट कंपनी का कॉल आ गया था प्लेसमेंट, क्योंकि पहले हमको एमटेक में जब मैंने एडमिशन लिया था तब मुझे पता था कि आपका जो भी काम है सब प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा। प्लेसमेंट की इतनी ज्यादा होप किसी को भी नहीं थी कि प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ से एमटेक के थ्रू। और मुझे जहाँ का पुराने रिकॉर्ड्स पता है कि एमटेक में कोई केमिकल में कोई कंपनीज आई नहीं थी, कोर केमिकल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो ये हमारा लक था कि पहली बार कंपनी कोर केमिकल की हमारे इसमें आई और वो इंटरव्यू हुआ और हमने उसमें अच्छे से परफॉर्म किया और चीज़ें सही रही हमारे साथ। तो आप लोग के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप्स कितना इम्पोर्टेंट है एमटेक में, या बीटेक में भी अगर आपने करी तो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? लाइक बी मैं कहूँगी कि बी के टाइम पे तो आपको 2 इंटर्नशिप्स करनी ही पड़ती है, माइनर एंड मेजर, जो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद करते हैं। सो या ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको। कोई भी आप जाएंगे प्लांट में तो आपको रियल में इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आप सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हो, या एक पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, एक समझने को मिल रहा है, तो आप अपनी फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हो। सो या ऑफकोर्स वहाँ पे तो इंटर्नशिप्स का बहुत रोल रहता ही है।
और जो एमटेक की इंटर्नशिप्स के बारे में तो ये कहूँगी कि एमटेक में एज इन कोई कंपल्शन नहीं रहता इंटर्नशिप्स के लिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है. सो इट्स ऑल लाइक आपकी प्रोजेक्ट की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहो. अगर आपकी प्रोजेक्ट डिमांड करता है किसी कंपनी में इंटर्नशिप या किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप, तो आप अपने मेंटर के थ्रू बात करके और अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके यू कैन कंटिन्यू इट. एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन देयर इज नो कंपल्शन फॉर दैट. मेरा बी के टाइम पे जो इंटर्नशिप्स रही थी, मैंने 15 दिन रामा फॉस्फेट में किया था, माइनर इंटर्नशिप और मेजर. जैसा कि मैम ने बताया कि माइनर और मेजर 2 इंटर्नशिप्स करना होती ही हैं, कंपलसरी है बी के टाइम पे. तो मैंने भी 2 की थी. कंपनीज में जाने का ये बेनिफिट्स रहता है आपके पास कि आप किसी भी इक्विपमेंट से उसको समझ सकते हैं, जाके देख सकते हैं कैसे रन करना होता है. वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. वो मतलब मेरे हिसाब से हर एक केमिकल इंजीनियर को जाके फील करना चाहिए. बी के टाइम पे भी. एमटेक के टाइम में एक्चुअली में रहता है कि आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड रहता है कि आप कितना आपका प्रोजेक्ट की अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि आपको कंपनी में जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग या कुछ करने आना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है आपका कि एमटेक में इतना इंटर्नशिप का कोई वो लोड नहीं रहता जैसा कि कंपलसर रहता है कि जैसा बी में माइनर और मेजर में वो था कंपलसरी था, वैसे एमटेक में कोई कंपलसरी नहीं रहता है. बट ये आपके ऊपर ही रहता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट की डिमांड है कि आपको किसी भी इंडस्ट्री विजिट करना ही पड़ेगी, तो आपको परमिशन कॉलेज अलाउ कर देता है. तो जैसे कि देखा जाए कि आपने अभी जो इंटरव्यूज़ दिए होंगे, तो इंटरव्यूज़ जब आपने दिए थे तो टेक्निकल ही क्वेश्चंस पूछे गए थे या टेक्निकल के अलावा पूछे गए थे? अगर टेक्निकल पूछे थे तो वो कैसे क्वेश्चंस थे, अगर आप कुछ इधर बता सकें. लाइक आई विल से कि जो इंटरव्यू है ऐसा तो नहीं है कि पूरा टेक्निकल ही था. लेकिन जैसे हमारे इंटरव्यू में 2 राउंड्स थे. फर्स्ट जो था वो जीडी राउंड था, उसमें हमको टॉपिक दिए गए थे और उसके ऊपर हमारे को ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल करना था. लाइक हमारे को जो टॉपिक मिला था उस टाइम पे था ई लर्निंग के बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स थे ई लर्निंग के, और उस पर हम लोगों को करना था. देन सेकेंड राउंड जो था वो हमारा पीआई राउंड था. तो पीआई राउंड में लाइक व्हेन यू आर हैविंग अ पर्सनल इंटरव्यू, आपका ये रहता है कि वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखना पसंद करते हैं कि हाउ इट इज. आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, सब चीज़ों पे फोकस करेंगे. लाइक जैसे मेरे से पर्टिकुलरली पूछोगे तो मेरे जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, सबसे पहले इंटरव्यू में जो स्टार्ट हुआ था वो यही हुआ था, सिंस इट्स अ फील्ड जॉब, प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब, आप लड़की हो, आपको नहीं लगता ये आपके लिए एक बैरियर है. और वो ये कह रहे थे कि आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है कि लिमिटेशंस है आपकी, गर्ल्स को लेना बहुत कम लोग पसंद करते हैं प्रोडक्शन में. सो या ऑफकोर्स मेरा तो मेनली जो इंटरव्यू था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था. और टेक्निकल में आई मस्ट से कि टेक्निकल में आपकी जो मैकेनिकल यूनिट्स, जो आपके यूनिट ऑपरेशंस एंड ऑल, इसका नॉलेज पूछा जाता है आपको. आपकी वो आपसे पूछेंगे कि आपका मेन कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताइए जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं टेक्निकल. तो मैम जब आपसे ये पूछा गया कि बीइंग अ गर्ल आप कैसे ये फील्ड जॉब करेंगे, तो आपने उनके क्या रिप्लाईज दिए थे, क्या आंसर्स? लाइक ये जो चीज़ थी ये मैंने नोटिस करी है कि लाइक अपन अगर केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग से ही एक माइंडसेट रहा है लोगों का कि ये फील्ड जॉब है, लड़कियां नहीं करती है. जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद आईटी में स्विच करना चाह रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक माइंडसेट वैसा बनता जाता है, आपको स्टार्टिंग से बोला जाता है कि आप नहीं कर पाओगे. फिर जैसे जैसे अपन देखते हैं तो अपने को यही लगता है कि सिंस अपन ने 4 साल दिए हैं अपनी केमिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी अपना कर रहे हो, तो ये तो है कि ये तो कोई लिमिटेशन नहीं हुआ कि सिंस बस आप गर्ल हो तो आप फील्ड जॉब नहीं कर सकते हो. क्योंकि आप देखोगे यूरोप एंड ऑल में मोस्टली ऐसे प्लांट्स हैं जो टोटली वुमेन ड्रिवन है. अपने को करने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब वहाँ पे उनको मेंस की रिक्वायरमेंट है. सो या ऑफ कोर्स, तो यही सब बातें थी जो मैंने उनको बोला. दे वर सीइंग कि आपके अंदर कितना ज़्यादा आप डिवोटेड हो अपनी फील्ड को लेके, कितना ज़्यादा आप अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर सकते हो. So that was what I have said to them. So they were convinced very much. Yeah, ma'am. Nice, ma'am. सर आपके क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए थे? ओके, तो जैसा मैम ने बताया कि 2 राउंड थे, एक ग्रुप डिस्कशन राउंड था, दूसरा पीआई पर्सनल इंटरव्यू था. तो फर्स्टली मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट, जैसे मुझे पता चला था कि कंपनी आने वाली है, उसके कुछ दिन पहले से मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशंस. पहली तो ग्रुप डिस्कशन थी कि मेरा जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होने वाला, तो मैं पहला इंटरव्यू ही दे रहा था अपना, ये मतलब जो मैं सीरियसली दे रहा था. इसके पहले मैंने कुछ 3 इंटरव्यूज दे रखे हैं लाइक बायजूस और इन सब चीज़ों में, बट मैंने इतना सीरियस नहीं था उसमें. मेरा सीरियसली इंटरव्यू था, तो ग्रुप डिस्कशन सबसे मेन था मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश जो थी मेरा, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड 12th तक किया हुआ है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग था.
तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था ये चीज़ कि मैं कैसे वो कर पाऊंगा सर्वाइव। बाकी सबके ग्रुप्स में था, बाकी सब थे जैसे रितिका मैम एकदम फास्ट फास्ट बोल के सब कर सकते थे, तो उस हिसाब से चीज़ें थी। तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी थी। फिर ग्रुप डिस्कशन में जैसे ही हमारा जैसे ग्रुप रितिका मैम का और मेरा अलग अलग ग्रुप था, हम दोनों अलग अलग ग्रुप में थे, अच्छी बात है जो। तो ग्रुप डिस्कशन में पहले टॉपिक जो था वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दिया था, और बाय लक मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था पहले ही काफी, जो कि मेरा जो प्रोजेक्ट था लुब्रिकेशन का था। ये मैं जो प्रोजेक्ट ने यहाँ पे हेल्प किया, प्रोजेक्ट जो था मेरा लुब्रिकेशन का था। लुब्रिकेशन जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अपोज करता है थोड़ा सा, मतलब वो दोनों अलग अलग चीजें। तो मुझे ये चीजें जस्टिफाई आगे कहीं ना कहीं करनी थी कि मैं लुब्रिकेशन पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये अभी जमाना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आने वाला है, तो आप कैसे उस चीज को सर्वाइव कर पाओगे। तो मुझे इसका आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना जरूरी था। तो मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पढ़ाई करी थी, और मैं उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ सकता था इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, वो सारे मैंने पढ़ के उसको डिबेट के हिसाब से बना के रखे हुए थे, बात कि कभी मेरे को फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हो सकता है। और लकीली मेरे को ये इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरे साथ में जितने भी मेरे जो सारे साथी थे, उन्होंने सबने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तारीफ करी कि सबसे अच्छा है, सब कुछ ये वो। और मैंने उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं एज अ केमिकल इंजीनियर में बोल सकता हूँ, वो मैंने सारे बोल दिए कि लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम, लाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ये सब जो मेन पॉइंट होते थे जो केमिकल इंजीनियर से भी रिलेटेड थे, वो सारे मैंने बोल दिए। तो लकीली मेरा वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला जो राउंड था वो क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड जो पर्सनल इंटरव्यू का था, उसमें मैं यहाँ पर दूसरी चीज ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक महीना जो मंथ जनवरी और दिसंबर का मंथ था वो पूरा गेट को दिया था, गेट की प्रिपरेशन करी थी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो टेक्निकल था केमिकल इंजीनियरिंग वाला, वो सारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, सारे बेसिक्स क्लियर थे, और वो सब कुछ रिकॉल था मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने अभी के अभी सब कुछ किया हुआ था। मतलब कुछ एक मंथ पहले मैंने सारी चीजें पढ़ के रखी थी, सब कुछ करके रखा था। तो वो जितने भी पर्सनल इंटरव्यू में जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, सारे केमिकल इंजीनियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए, लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया उनको फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड पार्टिकल मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने बोले। उसके बाद उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, जो सारे बेसिक थे, मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूछे थे। उसी के बाद उन्होंने मास ट्रांसफर में ह्यूमिडिटी, लीचिंग, एक्सट्रैक्शन, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे, और मैंने उनको मतलब सारे आंसर्स दे दिए थे, क्योंकि मुझे सारी चीजें रिकॉल थी उस टाइम तक, तो वो मैं बता चुका था। तो मुझे कहने के जो गेट की प्रिपरेशन थी वो यहाँ पर ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रही कि वो कर गई। हाँ। और जो एचआर क्वेश्चंस थे आपके, जो एचआर के लास्ट राउंड शायद होता है जो एचआर के साथ होता है। हाँ, वो एचआर क्वेश्चन पर्सनल इंटरव्यू में मतलब कंबाइंड ही था। एचआर क्वेश्चन में यही था कि आपकी जॉब लोकेशन के हिसाब से आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना क्या रहेगा, ये सब क्वेश्चन थे। लाइक आपको वो मतलब उनके कंफर्ट के हिसाब से पूछना चाह रहे थे कि प्लान से ज्यादा दूर लोकेशन तो नहीं है आपकी रहने की, और ये सब चीजें। तो एचआर राउंड में तो हमारे से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चंस थे जो दोनों के लिए बेनिफिशियल था, मतलब लाइक ट्रैवल वेवल करने का जो सब सिस्टम है। तो कुछ ऐसी टिप्स जो आप आपके जूनियर्स को, जो आप हम लोगों को देना चाहेंगे, आगे हम लोग को कैसे अपकमिंग ब्रांड बैचेस को हमको कैसे इन सब चीज़ों के साथ फेस करना है, और अपना क्या एक माइंडसेट लेके चलना है प्लेसमेंट और एमटेक और इन सब को लेकर। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगी कि लाइक अब जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है कॉलेज के थ्रू भी। अपन ये कह सकते हैं कि अपने को ये ज़रूरी नहीं है कि मेनली जब अपन लोग स्विच करना चाह रहे हैं तो स्विच करें, अपन अपनी फील्ड के बारे में फोकस करके चलें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को अपना टेक्निकल नॉलेज पे वर्क करना चाहिए। सेकेंडली अपने को कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करके रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आप वहाँ पे जीडी राउंड में हो या कोई से भी राउंड में को फेस करना चाहोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपकी वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वर्क करके रखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। और आपको अपना टेक्निकल नॉलेज रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रश अप करते रहना चाहिए। आपके एमटेक का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अगर आप एमटेक परस्यू कर रहे हो तो आप एमटेक का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमटेक के प्रोजेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे उतना आपकी फैकल्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी, जैसा कि हर्षित ने बोला था, और उसी हिसाब से आप प्रोसीड करोगे आगे। सो दिस आर ओनली द टॉपिक्स। और रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करो। अगर एमटेक के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो कोई भी रैंडम टॉपिक है जिस पे रिसर्च वर्क किया जा सकता है, उस हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करो। तो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप क्या ओके जी, मेरे हिसाब से जो अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, आपने अपने इसमें 4 साल दिए हैं,
तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि कभी कोई चीजें होती है जो कभी लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। जैसे कि मेरे इसमें जब मेरे सारे क्लासमेट्स थे वो आईआईटीज एनआईटीज में जा रहे थे एमटेक करने के लिए, और कुछ का प्लेसमेंट हो चुका था, और मैं उस टाइम पे सबसे लास्ट में था, आखिरी एक मेरी क्लास में मैं इकलौता बच्चा जो एमटेक में वापस यही उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। सभी मेरे दो दोस्त थे वो सब मुझे ये बोल रहे थे कि इसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, कुछ और कर ले लाइक दिस। बट मेरे पास प्रोजेक्ट था, मतलब मैंने ये चीज सोच रखी थी कि मुझे कुछ करना है, केमिकल इंजीनियरिंग में करना है, स्विच नहीं करना है। और मेरे पास उस टाइम पे गेट क्वालिफिकेशन नहीं था, तो मैंने सब चीजें जो थी वो इसके हिसाब से करी, थोड़ी सी चीजें सोची। लाइक मैंने एमटेक में फिर ध्यान दिया कि प्रोजेक्ट अच्छे से किया जा सकता है, तो मैंने एमटेक जो था पूरा प्रोजेक्ट के बेस पे बनाया। और 4 साल भी केमिकल इंजीनियरिंग दी थी, तो गेट की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से टेक्निकल में, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग जा रहे हो तो आपको गेट बेस्ड होना चाहिए। अगर आप केमिकल में जा रहे हो तो गेट के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर पे भी नॉलेज भी पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका गेट में भी पूरा फोकस होना चाहिए कि गेट एक क्वालिफाइड तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप आपके अपने कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे अपने कॉलेज में ऐसा कि आप जितना आपका इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, उनकी कॉलेज की तरफ से भी आपको इनपुट मिलेगा। जब तक आप रेगुलर क्लासेस नहीं जाओगे, आप रेगुलर सब कुछ चीजें नहीं करोगे, तब तक आपको भी वहां से कुछ भी रेगुलर चीजें अपडेट्स नहीं मिलेगी। आप जितना कॉलेज में जाओगे, जितना आप जाओगे, बार बार लैब लगाओगे, तो सारे इक्विपमेंट्स ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि कॉलेज में इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब प्रॉपर नहीं लगती हैं, तो अगर आप कॉलेज डेली जाते हो, आप लैब में जाकर बैठते हो, तो इनडायरेक्टली वो फायदा आपको ही मिलेगा। आपके सारे जो इक्विपमेंट्स वो ऑटोमेटिक रन करने लग जाएंगे, कॉलेज उसको सब चीजें सही करवाएगा और करता है। जैसे कि मैं मेरा खुद का बताता हूँ, जैसे एमटेक में मैं गया था, कुछ इक्विपमेंट्स रन नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार प्रेशर किया कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे चीज चाहिए, तो उन्होंने फिर उस चीज को सही करवाया, या जो नहीं हो सकता सही उसके लिए नया बुलवा के दिया, ऑर्डर करके दिया। तो आपको कहीं ना कहीं आपका इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो आपको सबसे पहले आपका इनपुट देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप पहले कॉलेज पे ऑब्जेक्शन उठा लो डायरेक्टली कि कॉलेज में ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। आप पहले ये देखिए आपका इनपुट कितना है, आप पहले आपको पूरा इनपुट दे दीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कॉलेज पे कि हाँ कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। और बाकी संतुष्टि तो कहीं पे भी नहीं मिलती, आप कुछ ऊपर नीचे तो सब जगह रह ही जाता है, कुछ ना कुछ चीजें आपसे लगता है कि हाँ ये नहीं हो पा रही, कुछ हो पा रही है। तो बोल सकते हैं कि हाँ इसमें आप जितना इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। और दूसरी चीज गेट पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे कि मेरा भी गेट अभी 2022 में मैंने दिया और अब क्वालिफाइड किया है। उसके पहले 2021 2000 नहीं किया, तो मुझे उसके लिए भी वेट करना पड़ा, और दोनों चीजें मेरी एक साथ हो गई, प्लेसमेंट भी हुआ और इधर गेट का स्कोर कार्ड भी रहा। इस बेस में मेरे पास भी आगे ऑप्शन से आगे और भी आपके ऑप्शंस खुलते जाते हैं। आपके पास गेट क्वालिफिकेशन रहता है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, एमटेक के लिए होता है, पीएचडी के लिए होता है, और दूसरी कोई जो कंपनी होती है जो गेट बेस्ड भी होती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी देती हैं सीखने के लिए आप। और साथ ही अगर आपको थोड़ा सा आईटी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे कि मॉडलिंग सिमुलेशन में बताया कि मेटलेब हो गया, केमकेड हो गया, S1+ हो गया, DWISIM हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो केमिकल बेस्ड है। तो आप उसमें भी आपका वो बना सकते हैं, क्योंकि नॉलेज अपने जिन में काफी कम है, पर आप ऐसे एनपीटीएल में जाएं और दूसरी ऐसी साइट्स में जाएं तो आपको काफी इसमें मिल सकता है। और फिर वही बात आ जाएगी कि आपको आपका इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट हर जगह देना है, चाहे आप कोई जी सी यार, भी चीज को पिक करें फील्ड में हाँ आपका इनपुट वो मायने रखेगा, आपने जितना आपका दिया उतना आपको आउटपुट मिलेगा। ओके थैंक यू सो मच। आप दोनों ने आपका एक बहुत प्रीशियस टाइम और बहुत नॉलेजेबल बातें हमें दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षिता। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।